नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी-मानी किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन आर कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ, अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें काफी फेमस किताब है। बिल्कुल, 1989 में आई थी, लेकिन आज भी पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में इसका बड़ा नाम है। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी जानकारी है, उसके आधार पर इस किताब के जो मेन आइडियाज हैं, इसका स्ट्रक्चर है और ये इतनी असरदार क्यों मानी जाती है, इसे समझें। देखते हैं कि कोवे क्या सिखाना चाहते हैं और क्या उनकी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। देखिए, इस किताब का जो मूल विचार है ना, वो काफी गहरा है। कोवे का मानना है कि असली प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस वो सिर्फ कुछ बाहरी तकनीकें सींच लेने से नहीं आती। अच्छा। हाँ, या पर्सनालिटी चमकाने से नहीं, बल्कि ये तब आती है जब हम अपने अंदरूनी चरित्र को, अपने कामों को ईमानदारी, सच्चाई जैसे कुछ बुनियादी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करते हैं। मतलब अंदर से बाहर वाला बदलाव। एग्जैक्टली। ये इनसाइड आउट अप्रोच है, ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ से। हाँ, मतलब शॉर्टकट की बात नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। और कोवे एक विकास के क्रम की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये आदतें इंसान को पहले दूसरों पर निर्भर होने यानी डिपेंडेंस से खुद पर निर्भर होने इंडिपेंडेंस तक ले जाती हैं। और फिर इससे भी आगे इंटरडिपेंडेंस तक। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना। हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से। उनके हिसाब से ये जो परस्पर निर्भरता है, यही इंसानी प्रभावशीलता का सबसे ऊंचा लेवल है, जहां हम मिलकर वो कर सकते हैं जो अकेले नहीं कर पाते। अच्छा, तो इसे जरा खोल कर समझते हैं। कोवे ने इन 7 आदतों को काफी सोच समझकर 3 हिस्सों में बांटा है ना। हाँ, 3 स्टेजेस हैं। पहला है निजी विजय, प्राइवेट विक्ट्री। इसमें पहली 3 आदतें हैं जो सेल्फ कंट्रोल और आत्मनिर्भरता पर फोकस करती हैं। सही। दूसरा है सार्वजनिक विजय, पब्लिक विक्ट्री। आदतें 4, 5 और 6, ये टीम वर्क, कम्युनिकेशन, आपसी तालमेल, इन सब पर है। बिल्कुल। और फिर तीसरा हिस्सा है नवीनीकरण, रिन्यूअल, 7वीं आदत, जो लगातार खुद को बेहतर बनाने और बैलेंस के बारे में है। तो चलिए फिर एक एक करके इन आदतों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं पहली आदत से। पहली आदत, क्रियाशील बने, बी प्रोएक्टिव। ये पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेने के बारे में है। कोवे कहते हैं कि प्रोएक्टिव लोग मानते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, उन पर कैसे रिएक्ट करना है, ये चुनने की ताकत हमेशा उनके पास होती है। वो सिचुएशन के गुलाम नहीं बनते। इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न का कॉन्सेप्ट। अच्छा, हाँ, वो वाला। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पर उनका असर हो सकता है, मतलब अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। वो उन बातों पर चिंता करके टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जो उनके सर्कल ऑफ कंसर्न में है। मेन आइडिया ये है कि इमोशंस में बहकर रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर एक्ट करें। हाँ, अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बेस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी भाषा पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे ये कहने के बजाय कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मुझे ये करना पड़ रहा है, हाँ, उसकी जगह कहें कि देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, या मैंने ये करने का फैसला किया है। ये सोच में ही कितना बड़ा फर्क ले आता है। बिल्कुल, ये सेल्फ अवेयरनेस और अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने की बात है। ये पहली सीढ़ी है आत्मनिर्भर बनने की। अब आते हैं दूसरी आदत पर, अंतिम लक्ष्य ध्यान में रखकर शुरू करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये आदत कहती है कि जिंदगी में एक साफ मकसद होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ पर्पस। हाँ, और हमें इंटेंशनली उस दिशा में जीना चाहिए। कोवे तो अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने को भी कहते हैं, एक तरह का निजी संविधान। सही। ये आदत बेसिकली ये कहती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हमें ये साफ पता होना चाहिए कि हम आखिर पहुंचना कहाँ चाहते हैं। सफलता का मतलब क्या है हमारे लिए, करियर में, रिश्तों में, पर्सनल ग्रोथ में। कोवे यहाँ एक बड़ा सोचने वाला एक्सरसाइज बताते हैं। कौन सा? वो कहते हैं, सोचिए कि आप अपने अंतिम संस्कार में हैं और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि वो क्या कहें आपके जीवन, आपके स्वभाव, आपके योगदान के बारे में? ओह, ये तो वाकई गहरा सवाल है। हाँ, ये एक्सरसाइज हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है, असली प्रायोरिटीज क्या हैं। ना कि सिर्फ रोज की भागदौड़ में उलझे रहना। ये तो पर्सनल लीडरशिप की बात हो गई। बिल्कुल। कोवे कहते हैं हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर असलियत में।
ये आदत पहली रचना यानी मेंटल क्रिएशन के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। तीसरी आदत, जरूरी काम पहले करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये सीधे सीधे टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से जुड़ी हैं। हाँ, और यहीं पर कोवे का वो फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आता है। हाँ, वो मैट्रिक्स बहुत काम का है। कोवे कामों को 2 पैमानों पर देखते हैं, कितने जरूरी हैं, अर्जेंट हैं, और कितने महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट हैं। इस बेस पर वो कामों को 4 हिस्सों या क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। हाँ, याद आया। क्वाड्रेंट 1 वो काम जो जरूरी भी हैं और महत्वपूर्ण भी, जैसे कोई क्राइसिस, कोई डेडलाइन जो सिर पर आ गई हो। ठीक। क्वाड्रेंट 2 वो काम जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन फौरी तौर पर जरूरी नहीं लगते, जैसे प्लानिंग, रिश्ते बनाना, कुछ नया सीखना, हेल्थ का ध्यान रखना, प्रॉब्लम को आने से रोकना। लॉन्ग टर्म वाली चीजें। एग्जैक्टली। क्वाड्रेंट 3 वो काम जो जरूरी लगते हैं, मतलब अर्जेंट लगते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन असल में उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, जैसे कई सारी मीटिंग्स, फालतू के फोन कॉल्स, इंटरप्शंस, दूसरों की प्रायोरिटीज जो हम पर आ जाती हैं। अच्छा। और क्वाड्रेंट 4 वो काम जो न जरूरी हैं न महत्वपूर्ण, मतलब टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटीज। और कोवे का सबसे ज्यादा जोर किस पर रहता है? मुझे लगता है वो क्वाड्रेंट 2 की बात सबसे ज्यादा करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। कोवे कहते हैं कि हाईली इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज में लगाते हैं। ये वो काम है जो शायद तुरंत नतीजा न दें, लेकिन लंबे समय में हमारी इफेक्टिवनेस, बैलेंस और ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे कामयाब लोग इन्हीं गैर जरूरी लगने वाले कामों को प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रैक्टिकल सीख ये है कि हमें क्वाड्रेंट 3 और 4 की चीजों को ना कहना सीखना होगा। बिल्कुल, ताकि क्वाड्रेंट 2 के असली जरूरी कामों के लिए वक्त और जगह बन सके। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। हाँ, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जीना। ये दूसरी आदत यानी लक्ष्य तय करने को एक्शन में लाने का तरीका है, सेल्फ मैनेजमेंट। चलिए अब निजी विजय से आगे बढ़कर सार्वजनिक विजय की आदतों की तरफ चलते हैं। चौथी आदत है जीत जीत की सोच रखें, थिंक विन विन। हाँ, पब्लिक विक्ट्री की शुरुआत। ये आपसी फायदे और एक प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी पर आधारित है। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े पिक्चर में देखें तो कोवे साफ करते हैं कि विन विन सिर्फ कोई नेगोशिएशन की टेक्निक नहीं है। अच्छा? हाँ, ये इंसानी रिश्तों को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक फिलॉसफी है। ये इस विश्वास पर टिका है कि दुनिया में सफलता, खुशी, मौके ये सब लिमिटेड नहीं है, सबके लिए भरपूर है। ये उस कमी की मानसिकता या स्केर्सिटी मेंटालिटी से बिल्कुल उलट है, जो मानती है कि अगर एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। लंबे चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी और यही अबंडेंस मेंटालिटी बहुत जरूरी है। लेकिन जीत जीत सोचना हमेशा आसान तो नहीं होता होगा, खासकर जब सामने वाला कोऑपरेट ना कर रहा हो। ये सही सवाल है, और कोवे ये मानते भी हैं कि हमेशा विन विन पॉसिबल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में वो नो डील को भी एक वैलिड ऑप्शन मानते हैं। नो डील मतलब कोई ऐसा समझौता करने से बेहतर है कि कोई समझौता ही ना किया जाए, जिसमें एक पार्टी हारा हुआ महसूस करे। लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि हमें हमेशा शुरुआत विन विन की नीयत से ही करनी चाहिए। बातचीत में ऐसे हल ढूंढने की कोशिश करें जहां दोनों को लगे कि उन्हें कुछ मिला है। ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि अक्सर एक बेहतर तीसरा रास्ता खोजने की कोशिश है। ये आपसी सम्मान पर आधारित सहयोग की नींव रखता है। अच्छा, अब 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात रखें। Seek first to understand, then to be understood। बहुत जरूरी आदत है। ये एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन मतलब समानुभूति से सुनने के बारे में है। कोवे कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुनते वक्त समझने की नियत से नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने की तैयारी में सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि असरदार बातचीत की चाबी आखिर है क्या? कोवे कहते हैं कि ये आदत सिखाती है कि हम अपना पक्ष रखने से पहले, अपनी सलाह देने से पहले सामने वाले के नजरिए को, उसकी फीलिंग्स को, उसके हालात को पूरी गहराई और ईमानदारी से समझने की कोशिश करें। वो बताते हैं कि हम अक्सर ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्स देते हैं। वो क्या होता है? मतलब हम फौरन अपनी कहानी बताने लगते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या बिना समझे सलाह देने लगते हैं, या सवाल जवाब करने लगते हैं, या जजमेंट पास करने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो इसका अभ्यास कैसे करें? सुनने में तो आसान लगता है, पर करने में मुश्किल। अभ्यास से ही होता है। इसका मतलब है सामने वाले को सच में ध्यान से सुनना, बिना बीच में टोके, बिना मन में अपना जवाब तैयार किए। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना,
उनकी कही अनकही बातों को समझने की कोशिश करना। जब आप सच में किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो इसे महसूस करते हैं। सही बात है। और जब लोगों को लगता है कि उन्हें समझा गया है, तभी वो आपके विचारों को सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। ये ट्रस्ट बनाने की कुंजी है। ये बात रिश्तों में और टीम में काम करने के लिए तो बहुत ही जरूरी है। अब छठी आदत पर आते हैं, तालमेल बैठाएं, सिनर्जाइज। ये टीम वर्क और सहयोग की शक्ति के बारे में है। हाँ, सिनर्जी। तालमेल का मतलब सिर्फ मिलजुल कर काम करना या समझौता कर लेना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है, रचनात्मक सहयोग। इसका मूल सिद्धांत है कि मतभेदों को, डिफरेंसेस को बोझ न समझकर उन्हें एक एसेट की तरह देखें। अच्छा, ये मानना कि अलग-अलग नजरिए, अनुभव, ताकतें मिलकर कुछ ऐसा नया और बेहतर बना सकती हैं जो कोई अकेला इंसान सोच भी नहीं सकता था। कोवे कहते हैं कि सिनर्जी का असली मतलब है कि जो पूरी चीज बनती है वो उसके अलग-अलग हिस्सों के जोड़ से ज्यादा बड़ी और बेहतर होती है। 1+1=3 वाली बात। हाँ, या उससे भी ज्यादा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें सिर्फ अपने तरीके पर अड़े रहने के बजाय टीम के हर सदस्य की जो यूनिक स्ट्रेंथ है उसे पहचानना और उसका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल। ये चौथी आदत विन विन और पांचवी आदत पहले समझना का मिला जुला नतीजा है। जब आप सबके भले की सोचते हैं और दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, तभी आप असली सिनर्जी पैदा कर सकते हैं। ये डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करने और उनसे फायदा उठाने की कला है। और आखिर में 7वीं आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये खुद को लगातार नया बनाए रखना, रिन्यूअल और अपनी देखभाल, सेल्फ केयर के बारे में है। हाँ, कोवे इसे एक कहानी से समझाते हैं। एक लकड़हारा था जो घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आरी भोता हो गई थी, ब्लंट। कोई उससे कहता है कि भाई रुक कर आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो वो जवाब देता है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। हम भी तो यही करते हैं अक्सर। बिल्कुल। ये आदत हमें याद दिलाती है कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को लगातार बेहतर बनाने और उसका ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे लकड़हारे को असरदार रहने के लिए आरी तेज रखनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी। और कोवे ने इसके लिए किन एरियाज पर ध्यान देने को कहा है? उन्होंने सेल्फ रिन्यूअल के 4 जरूरी आयाम बताए हैं। पहला, शारीरिक, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना, भरपूर आराम। ठीक है। दूसरा, मानसिक, पढ़ना, कुछ नया सीखना, सोचना, लिखना, प्लान करना। तीसरा, सामाजिक भावनात्मक, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, लोगों की मदद करना, उनकी भावनाओं को समझना, एम्पैथी। राइट। और चौथा, आध्यात्मिक, अपने जीवन मूल्यों को समझना, प्रकृति के करीब जाना, मेडिटेशन करना, म्यूजिक सुनना या आर्ट को एंजॉय करना, वो सब कुछ जो हमें अंदर से शांति और इंस्पिरेशन दे। और इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? यही कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर हफ्ते इन चारों डायमेंशंस में खुद को रिचार्ज करने के लिए जानबूझकर टाइम निकालना चाहिए। हाँ, ये कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक इफेक्टिव बने रहने के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ये वो आदत है जो बाकी 6 आदतों को सस्टेन करने लायक बनाती है। इसके बिना हम थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा और हमारी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। तो इन 7 आदतों को समझने के बाद इस किताब की मुख्य ताकतें क्या नजर आती हैं? ये क्यों इतनी खास मानी जाती है? देखिए, कई वजह हैं। सबसे पहली बात, ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये किसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात नहीं करती, बल्कि उन बुनियादी सच्चाइयों की बात करती है जो हमेशा काम आती हैं। यूनिवर्सल। हाँ, दूसरी, इसका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बहुत लॉजिकल है। पहले खुद पे काम करना, फिर दूसरों के साथ, प्राइवेट विक्ट्री से पब्लिक विक्ट्री तक। सही। तीसरी, इसमें कई प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं, टाइम मैट्रिक्स, मिशन स्टेटमेंट, प्रोएक्टिव लैंग्वेज। और चौथी, ये लाइफ को देखने का एक बैलेंस्ड नजरिया देती है, जो सिर्फ बाहरी कामयाबी पर नहीं बल्कि कैरेक्टर, वैल्यूज और रिश्तों पर भी बराबर जोर देती है। और क्या इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं या कुछ ऐसी बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ पहलू हैं। कुछ लोगों को इसकी भाषा थोड़ी एकेडमिक या भारी लग सकती है। अच्छा। खासकर अगर वो बहुत लाइट सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के आदी हैं। दूसरा, क्योंकि ये किताब 89 में लिखी गई थी, तो इसमें दिए गए कुछ उदाहरण या किस्से आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़े पुराने लग सकते हैं।
हालांकि मूल सिद्धांत आज भी उतने ही वैलिड हैं। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारना आसान नहीं है। इसमें लगातार कोशिश, अनुशासन और वक्त लगता है। ये कोई क्विक फिक्स गाइड नहीं है। सही बात है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर ये किताब हमें क्या सिखाती है, और इतने साल बाद भी ये इतनी असरदार क्यों बनी हुई है? देखिए, ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। इसे आप एक तरह से जिंदगी जीने के तरीके की गाइड, एक लाइफ फिलॉसफी मैनुअल कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली और टिकाऊ प्रभावशीलता बाहरी चमक दमक या शॉर्टकट से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदरूनी चरित्र, हमारी इंटेग्रिटी और प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग से आती है। ये आज भी इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इसके सिद्धांत जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य तय करना, प्रायोरिटाइज करना, आपसी सम्मान, दूसरों को समझना, मिलकर काम करना और खुद का ध्यान रखना, ये सब जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब पर। हमारे सूत्रों ने भी इसे इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता के लिए काफी ऊंची रेटिंग 4.85 दी है। तो ये था स्टीफन कवे की क्लासिक किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर हमारा एक गहरा विचार विमर्श। हमने देखा कि कैसे ये 7 आदतें हमें डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंटरडिपेंडेंस की यात्रा पर ले जाती हैं। और ये चर्चा इस बात पर जोर देती है कि सच्ची और स्थायी प्रभावशीलता सतही बदलावों से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की गहराई से और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को लगातार अपनाने से आती है। ये आदतें अलग अलग नहीं है। हाँ, ये जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर हमारी पर्सनल और कलेक्टिव क्षमता को बढ़ाने का एक मजबूत ढांचा तैयार करती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। इन 7 आदतों के अलावा आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में, जहां ध्यान भटकना इतना आसान है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। हाँ, तो क्या कोई 8वीं आदत भी हो सकती है जो आज के दौर में लगातार प्रभावशाली बने रहने के लिए जरूरी हो? जैसे शायद इतने सारे विकर्षणों के बीच भी गहरे फोकस के साथ काम करने की क्षमता, या फिर इस डिजिटल जमाने में भी असली और गहरे इंसानी रिश्ते बनाने और निभाने की कला। ये सोचने का एक दिलचस्प पहलू हो सकता है।